तलबा, पिछले सबक में हम दास्तान के ताल्लुक़ से पढ़ रहे थे, तो उसके कुछ दौरान करने वाले सवालात हैं। दास्तान किसे कहते हैं? तो दास्तान किसे कहते हैं? यानी मुसलसल चलने वाले तवील किस्से को हम दास्तान कहते हैं, जिसमें एक चीज़ मौजूद होना चाहिए, फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, देवी देवताओं, जिन्नों, परियों, भूतों की कहानियाँ। दास्तान के अज्जा प्लॉट और फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, मुबालग़ा आराई और उसका अंजाम और तवालत, वो भी एक हिस्सा है। माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर बता ही दिया है अपन ने, जिनमें देवी देवताओं, जिन्नों, परियों, भूतों, अजीबुल खिलकत, अजीब अजीब तरह के प्राणियों का भी जिक्र। पहली मंजूम दास्तान कौन सी लिखी गई? तो पहली मंजूम नज़म में लिखी गई थी वो, और वो थी कदम राव पदम राव। और किसने लिखी थी वो? फ़खरुद्दीन निज़ामी की एक मसनवी है। दास्तान तो है, लेकिन नज़म का कौन सा वो प्रकार है, सिन्फ है, वो है मसनवी। नसर में कौन सी दास्तान लिखी गई सबसे पहले? तो मुल्ला वजह की जो सब्रस थी, जो 1635 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी, वो नसर की सबसे पहली दास्तान थी। अलिफ लैला का उर्दू में तर्जुमा हिकायतुल जलीला के नाम से हुआ था, और करने वाले कौन थे? शमशुद्दीन अहमद। शुमाली हिंदुस्तान की पहली तिब्बेज़ात दास्तान, शुमाली हिंदुस्तान की पहली तिब्बेज़ात जो दास्तान थी वो थी फसानाए अजायब, और किसने लिखा था उसको? रजब अली बेग सुरूर ने। तो आज हम उसके आगे से 12वीं क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक है, उसके सफ़ा नंबर 6 पर चलते हैं, जहाँ हम मीर अमन के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे, और उन्होंने जो किस्सा बागो बहार का जो किस्सा है सैर पहले दुर्वेश की, वो पढ़ेंगे। तो निकालिए आप सभी सफ़ा नंबर 6, मीर अमन। मीर अमन के सवाने हयात, ज़िंदगी कैसे थी, कैसे गुजरी, और उनका उसलूब क्या क्या उन्होंने लिखा। तो मीर अमन का नाम मीर अमान अली था, और अमन तखल्लुस करते थे। तखल्लुस कहते हैं कि कोई शायर अपने नाम का इस्तेमाल ना करते हुए कोई दूसरा नाम अख्तियार करे, तो उसे अपन बोलते हैं तखल्लुस। तो जैसे गालिब का असल नाम गालिब नहीं था, गालिब उसका तखल्लुस था, उन्होंने अपना नाम की जगह पर गालिब इस्तेमाल किया, तो असल नाम उनका मिर्ज़ा असदुल्ला खां था। इसी तरीके से मीर अमन का तखल्लुस था अमन। 1750 में दिल्ली में पैदा हुए, याद रखिए 1750। उनके बुज़ुर्ग मुग़ल बादशाह आलमगीर शाहसानी के ओहदे हुकूमत तक दरबार शाही से वाबस्ता रहे। दरबार शाही पहले क्या होता था कि राजा महाराजा बड़े बड़े विद्वान आदमियों को, जो काबिल लोग होते थे, उनको अपने दरबार में रखते थे। तो मीर अमन के जो बुज़ुर्ग थे, उनको भी दरबार शाही से वाबस्ता रहे, वो राजा के या बादशाह के दरबार में रहे। और खानाजाद मौरूसी और मनसबदार कदीमी कहलाए। खानाजाद मौरूसी, इसके 2 मायने हैं। एक तो ये घर में पलने वाला, जो बच्चा घर में पलता है उसको खानाजाद मौरूसी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो खानाजाद मौरूसी घर में पलने वाले को नहीं कहा, यहाँ कहा गया कि जो बादशाहों के दरबार में, खानाजाद का एक मानी हो रहा था खिदमतगार, यानी जो बादशाहों की जो खिदमत करते थे, जिनको बादशाह अपने पास रख लेते थे, तो और उनकी वहाँ उनके बच्चों की जो परवरिश होती थी, तो उसको बोलते थे कि भाई ये खानाजाद मौरूसी, मतलब बादशाह के दरबार में पला है। और मनसबदार कदीमी कहलाए। मनसबदार, पुराने मनसबदार कदीमी कहते किसे हैं? मनसबदार का मतलब राजा महाराजा के पास जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनको एक अलग मनसब मिलता था, एक पद और एक ओहदा मिलता था, जिसका सबसे ज़्यादा मनसब वही सबसे बड़ा अधिकारी होता था वहाँ का, तो ये मनसबदार है। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के हमले ने दिल्ली शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, और सूरजमल जाट ने उनकी आबाई जागीर पर कब्जा कर लिया।
आबाई जागीर, विरासत। आबाई मतलब जो बाप दादाओं से जो विरासत मिलती है उसको आबाई जागीर कहते हैं। तो मीर अमन दिल्ली को खैराबाद कहकर अजीमाबाद चले आए। अजीमाबाद है पटना, पटना को यहाँ क्या कहा गया है, अजीमाबाद। कुछ अरसे यहाँ रहे मगर रोजगारी की कोई सूरत न बनी। आखिरकार कलकत्ता पहुंचे, कुछ वक्त बेरोजगारी में गुजारा। आखिर मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के जरिए जॉन गिलक्रिस्ट से रसाई हुई और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी की हैसियत से मुलाजमत हासिल की। तो मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में नौकरी मिली मुंशी की। और किसके जरिए मिली, मीर बहादुर अली हुसैनी, उनके जरिए उनकी रसाई हुई। रसाई का मतलब उनसे संपर्क हुआ, जॉन गिलक्रिस्ट से जो संपर्क हुआ तो वो किसकी वजह से हुआ, मीर बहादुर अली हुसैनी की वजह से। और कौन सा ओहदा मिला उनको, मुंशी का। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू ज़बान के शोबे के सदर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर अंग्रेज़ी अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए फ़ारसी किस्सा-ए चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया। यह समझने की चीज़ है। किस्सा तो कौन सा था, किस्सा-ए चहार दरवेश। मीर अमन ने क्या किया, मीर अमन ने उसका तर्जुमा किया। और तर्जुमा किस नाम से किया, बागो बहार के नाम से। क्यों किया, अंग्रेज़ी अफसरों को उर्दू सिखाने के लिए। यह तर्जुमा 1802 में मुकम्मल हुआ और 1803 में शाये हुआ। शाये का मतलब छपना। एक तो लिख लिया मैंने, तो लिखने के बाद तो वो हो गया कि भाई ये मुकम्मल हो गया, और छपने का मतलब है वो छपकर मार्केट में आ गया, तो वो शाये होना कहलाता है। इस तर्जुमे में उन्होंने ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया है और दिल्ली की बोलचाल की ज़बान और मुहावरे बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किए हैं। मीर अमन ने लिखा है कि बागो बहार की ज़बान वही है जो दिल्ली के बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत और हिंदू मुसलमान बोलते थे। यानी बागो बहार की ज़बान वही है जो दिल्ली के लोग बोलते थे। मीर अमन से पहले मीर अता हुसैन ख़ान तहसीन भी नौ तर्ज़ मरस्सा के नाम से इस किस्से का तर्जुमा कर चुके। तो याद रखिए, किस्सा था किस्सा-ए चहार दरवेश, उसके दो तर्जुमे हुए। एक तो मीर अमन ने किया और एक मीर अता हुसैन ख़ान तहसीन ने भी इसका तर्जुमा किया। तो दो तर्जुमे, मीर अता हुसैन तहसीन किसके नाम से किया, नौ तर्ज़े मरस्सा। मीर अता हुसैन ख़ान तहसीन ने किस्सा-ए चहार दरवेश का जो तर्जुमा किया नौ तर्ज़े मरस्सा के नाम से किया, और मीर अमन ने जो किया वो बागो बहार के नाम से किया। तो मीर अमन को क्या ज़रूरत पड़ी फिर उस तर्जुमे को कि दोबारा से उस तर्जुमे को किया जाए, तो उसका आगे बयान है। लेकिन इसकी ज़बान बहुत मुश्किल थी। तो नौ तर्ज़े मरस्सा जो मीर अता हुसैन ख़ान तहसीन ने लिखी, उसकी ज़बान बहुत मुश्किल थी। लेकिन मीर अमन ने इस किस्से में नहायत आसान, साफ और बोल चाल की ज़बान इस्तेमाल की, तो इन्होंने उसको आसान तरीके से लिखा। फिर बागो बहार में चार दरवेशों के किस्से बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान किए गए हैं। ज़ेर नज़र किताब, ज़ेर नज़र का मतलब जो तुम्हारी निगाहों के सामने जो ये किताब है 12वीं क्लास की, इसको ज़ेर नज़र में शामिल किस्सा सैर पहले दरवेश की में भाई और बहन का किस्सा है। मीर अमन ने बहन का ऐसा सही और मौसर तसव्वुर पेश किया है कि हमारे पूरे दास्तानी अदब में उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। बागो बहार में हर किस्म के फ़ौक़ुल फ़ित्री अनासिर मौजूद हैं। देव, परी, बलाएँ, जादूगर और अजीबुल खिलकत का ज़िक्र है। अजीबुल खिलकत, तरह तरह के प्राणी, अजीब अजीब प्राणी, अजीब अजीब जानदार। मीर अमन की ज़बान सादा, सलेस और बामुहावरा है, मतलब उनकी ज़बान के अंदर मुहावरों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। फ़ारसी और अरबी अल्फाज के साथ साथ हिंदी अल्फाज भी नगीने की तरह जड़े हुए। बागो बहार में उस ज़माने की तहजीब और माशरत की अक्कासी भी की गई है। ये एक पॉइंट है जो समझने का। जब भी कोई राइटर जिस दौर में कोई कहानी लिखता है, मजमून लिखता है, तो उस ज़माने में क्या रिवाज थे, क्या रीति रिवाज थे, क्या पहनावा था, क्या खान पान था, क्या उनकी, तो यही कहते हैं तहजीब व माशरत। इसी को बोलते हैं तहजीब व माशरत। उनके बोलचाल का तरीका क्या था। तो हर राइटर जब भी अपने दौर में लिखता है तो
जाहिर सी बात है कि उसी दौर की चीज़ों को लेकर आएगा। तो जैसे अपन को कभी कोई कहे कि साहब किसी भी राइटर मुसन्निफ़ की अगर कोई वो पूछे कि भाई इसके असलूब सुखन बयान कीजिए, तो जब असलूब सुखन लिखने के लिए आते हैं हम किसी भी राइटर का, तो उसमें एक ये पॉइंट डाल सकते हैं। एक पॉइंट तो ये डाल सकते हैं हम कि भाई जिन उस ज़माने की कोई से भी मुसन्निफ़ के कोई भी मुसन्निफ़ हो, उसके ताल्लुक़ से अगर हम लिखेंगे तो उसमें एक पॉइंट ये डाल सकते हैं कि उस ज़माने की तहज़ीब और माशरत की अक्कासी की, मतलब उस ज़माने में क्या तहज़ीब और क्या माशरत थी, क्या चाल चलन था, क्या रहन सहन था, क्या खान पीन था, उसकी अक्कासी की गई, मतलब उसको बताया गया कि ऐसे रहते थे लोग बाग। इसमें अखलाकी रंग भी है और हुस्न व इश्क की रंगीनियाँ भी। उसमें अच्छी दास्तान की सारी खूबियाँ पाई जाती है। मीर अमन ने एक और फ़ारसी किताब मुल्ला हुसैन वाइस काशिफ़ी की अखलाके मोहसिनी का गंजे खूबी के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया। एक और तर्जुमा किया था उन्होंने, क्या नाम था उनके तर्जुमे का? गंजे खूबी। कौन सी किताब थी जिसका तर्जुमा हुआ अखलाके मोहसिनी? किस नाम से हुआ? गंजे खूबी। किताब किसकी थी? मुल्ला हुसैन वाइस काशिफ़ी की। तो मुल्ला हुसैन वाइस काशिफ़ी की जो किताब थी अखलाके मोहसिनी, उसका गंजे खूबी के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया, लेकिन ये ज़्यादा मकबूल नहीं हुई। 1837 में मीर अमन का इंतकाल हुआ। अब चलते हैं अपन सबक के ऊपर। सैर पहले दरवेश की। तो दरवेश शुरू कर रहा है अपनी बात को। मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। क्या बता रहा है वो कि मेरा जो पैदाइशी मुल्क है वो यमन है। वालिद इस आजिज़ का मुल्क तिजार, ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। मुल्क तिजार, मुल्क का तिजारत करने वाला था, व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका नाम था ख्वाजा अहमद, दरवेश के बाप का। उस वक्त में कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर ना था। महाजन और व्यापारी, महाजन बनिया को भी बोलते हैं, तो महाजन और व्यापारी उसके बराबर ना था, इतना बड़ा ताजिर था वो। अक्सर शहरों में कोठियाँ और गमाश्ते खरीदो फरीद के वास्ते मुकर्रर थे। गमाश्ते दो तरीके के होते, गमाश्ते के मानी दो हैं। एक तो कोई मकाम फिक्स कर दिया जाए, उसको गमाश्ते बोलते हैं, और एक है खरीदो फरोख्त के जो काम में लगे हुए हैं लोग, उनको भी गमाश्ते बोलते हैं। तो अक्सर शहरों में, कई शहरों में कोठियाँ और गमाश्ते खरीदो फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे, और लाखों रुपए नकद और जिन्स मुल्क की घर में मौजूद थी। हाँ, घर में लाखों रुपया पैसा था। उनके यहाँ दो लड़के पैदा हुए। एक तो यही फ़कीर, दरवेश कह रहा है कि मेरे बाप के दो लड़के पैदा हुए। एक तो यही फ़कीर जो कफनी मेली पहने हुए है, मुर्शिदों की हुजूर में हाजिरी और बोलता है। दूसरी एक बहन जिसकी किबला गाने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी। दूसरी कौन थी? बहन थी जिसकी सौदागर बच्चा था शहर का, उससे उनके वालिद साहब ने शादी कर दी। वो अपनी ससुराल में रहती थी। गैर जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसके लाड प्यार का क्या ठिकाना। मुझ फकीर ने बड़े चाव चूजे से माँ बाप के साय में परवरिश पाई, और पढ़ना लिखना सिपागिरी का कसवे फन, सिपागिरी सिपाही का काम, सौदागिरी का बहीकाता। बहीकाता जानते हैं ना अपन, एक लाल कलर की एक किताब होती है, उसमें रोज़ लिखा जाता है कि इसके पास कितना उधार है कितना नहीं है, तो वो उसे सिपागिरी बोलते हैं। सॉरी, बहीकाता। उस बहीकाते के अंदर लिखते हैं। रोज़नामचा भी है। रोज़नामचा सीखने लगा, मतलब मैं बचपन में ही बहीकाता, और क्योंकि भाई ताजिर का बेटा है तो वही सीखता था। उस ज़माने में ज़्यादा घर के काम ही देखते थे। 14 बरस तक नहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरे। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में ना आया। यक बयक एक ही साल में वालिदैन कज़ाए इलाही से मर गए। कज़ाए इलाही, अल्लाह के हुक्म से मर गए। अजब तरह का गम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। एक बारगी यतीम हो गया, कोई सर पर बूढ़ा ना रहा। उस मुसीबत नागानी से रात दिन रोया करता। खाना पीना सब छूट गया। 40 दिन जूं तू कर कटे, चहल्लुम में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए। तो 40वां जब हुआ, चहल्लुम हुआ, तो उसमें सब जमा हो गए। जब फातिहा से फरागत हुई, सब ने फ़कीर को बाप की पगड़ी बंधवाई और सजाया।
पगड़ी बंधवाना पहले के ज़माने में एक रिवाज था, और बादशाहों के यहाँ भी एक रिवाज है कि बादशाह की जब इंतकाल हो जाता था तो उसके जो बड़ा ही बड़ा बेटा था या जो समझदार था जिसकी वसीयत कर जाते थे, वो उसका उस घर को संभालने वाला होता था, या बादशाह का बेटा बादशाह बनता था। लेकिन आम इंसानों के अंदर क्या होता था? घर को संभालने वाला। तो इसी तरीके से इनको भी एक पगड़ी बंधवाई और समझाया। अब जो समझा रहे हैं वो कौन समझा रहे? रिश्तेदार। दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने तय भी एक रोज़ मरना है। सभी के रिश्तेदार इसी तरीके से समझाते हैं। बस सब्र करो, अपने घर को देखो, बाप की जगह तुम सरदार हुए, अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तसल्ली देकर वो रुखसत हो गए, और तसल्ली देकर सारे रिश्तेदार रुखसत हो गए। ऐसे ही जाते हैं सभी। गमाश्ते कारोबारी, वही गमाश्ते आ गया, खरीदो फरोख्त करने वाले। कारोबारी नौकर चाकर जितने भी थे आन कर हाजिर हुए, नजरें दी और बोले, कोटे नकदो जिन्स की अपने नजरे मुबारक से देख लीजिए। तो जो भी वो कारोबार के काम में लगे हुए थे उनके में घर पे सब आए और कहा कि भाई जो कोठा है, कोठा एक कोठे का मतलब देखो, कभी आज पहले क्या होता था पुराने ज़माने के अंदर, घर के अंदर एक मिट्टी का अलमारी टाइप में बनाई जाती थी और उसमें एक खिड़की लगाई जाती थी, लॉक लगाया जाता था, उसे अपन कोठा बोलते थे। उसके अंदर सामान, नाज वगैरह, पैसे वैसे सब उसके अंदर रखे रहते थे। तो उसे इन्होंने कोठा कहा कि भाई देख लो, कोठे नकदो जैसे अपनी नज़र मुबारक से देख लीजिए। एक बार की जो उस दौलत बे इंतहा पर निगाह पड़ी, आंखें खुल गई। इतनी दौलत, दीवान खाने की तैयारी का हुक्म हुआ, बहुत दौलत थी। फराशों ने फर्श वर्श बिछाकर छत पर दिए, चलोनी तकल्लुफ़ की लगा दी और अच्छे अच्छे खिदमतगार दीदावर नौकर रखे। सरकार से ज़र्क बर्क की पोशाकें बनवा दी। फ़कीर मसनद पर तकिया लगाकर बैठा। वैसे ही आदमी गुंडे फांकड़े मुफ्त पर खाने पीने वाले। हाँ, आप समझना, यहाँ से टर्निंग पॉइंट है। जब किसी जो छोटी उम्र में ही जब किसी को घर की जिम्मेदारी आ जाती है और बाप मर जाता है तो उसके साथी जो होते हैं ना, वो इसी टाइप के लोग, उठाईगिरी टाइप के लोग होते हैं। गुंडे फांकड़े मुफ्त पर खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर आशना हुए, जान पहचान करने लगे और मसाहिब बने। उनसे 8 पैर सोबत रहने लगी, उनके साथ रहने लगा 8 पैर। हर कहीं की बातें और जटल्ली मानिए फालतू की बात है, मस्खरापन, यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। तो जटल्ली, बकवासबाजी करना। अभी जो जटल्ली वर्ड आया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जटल्ली शायर भी था और वो जटल्ली बड़ा मस्खरा शायर था, वो बकवासबाजी करता था शायरी के अंदर। तो ये शायद उसी जगह से ये वर्ड आया, जटल्ली। वाही तबाही इधर उधर की करते और कहते, इस जवानी के आलम में केतकी की शराब या गुले गुलाब खिंचवाइए, नाजनीन माशूकों को बुलवा कर उनके साथ पीजिए और ऐश कीजिए। भाई वो जो दोस्त थे वो निठल्ले, तो वो क्या कह रहे, भाई जवानी का आलम है भाई, केतकी की शराब मंगवाइए। और मैंने कहा ना, फिर ऐसे लोग ही ज़्यादा उसके अतराफ़ में टच होते हैं। जिसके पास ज़्यादा दौलत होती है, बाप मर जाए तो फिर फालतू टाइप के लोग ही आएंगे। तो केतकी की शराब, केतकी एक खुशबूदार पौधा था जिससे शराब बनती है। तो क्या कह रहे हैं कि केतकी की शराब, उस ज़माने में केतकी की शराब ज़्यादा कीमती होगी और फेमस होगी, तो वो मंगवाइए और ऐश करेंगे। गर्ज आदमी का शैतान आदमी है, हरदम कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया। ये पॉइंट। शराब, नाच और जुए का चर्चा शुरू हुआ। फिर तो ये नौबत पहुंची कि सौदागरी भूलकर तमाशबीनी का और देने लेने का सौदा हुआ। सही बात है, जब आदमी बुरे लोगों की सोबत में पड़ जाए और जिसके पास धन दौलत हो तो फिर वो गलत राह ही अख्तियार करेगा, फिर वो सही राह पर नहीं चल सकता। अपने नौकर और रफ़ीकों ने जब ये गफलत देखी, जो जिसके हाथ लग गया, गोया लूट मचा दी। मतलब सही बात है, जब आदमी खुद ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के और जब इस तरीके के दोस्त अपने पास बिठा लिए और दिन रात दौलत को उड़ा रहे हैं, तो रिश्तेदार भी सोचते हैं अरे यार ये तो करेगा बर्बाद, तो जो हाथ लग रहा है वही ले लो। तो सब रिश्तेदार, और होता भी यही है, सब लूट मचा देते हैं।
और कई एग्जाम्पल आपके अतराफ़ में इस टाइप के मिल जाएंगे कि जो बाप अपनी दौलत, बड़ा अमीर आदमी जब दौलत छोड़ के जाता है, उसका बेटा गलत राह पर चला जाता है, तो रिश्तेदार वगैरह ये सब लूट मचा देते हैं। दोस्त तो मचाते हैं, रिश्तेदार भी मचा देते हैं। कुछ खबर ना थी कितना रुपया खर्च होता है। अब इतनी धन दौलत में कोई खबर नहीं थी, मसक के खर्च हो रहा है, कहाँ से आता और किधर जाता। माल मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त का माल हो तो दिल भी क्या हो जाता है, बेरहम बन जाता है। तो वो दोस्त रिश्तेदार, उनको तो मुफ्त का माल मिल गया था, तो अब उनका दिल तो बेरहम होगा और वो तो अनाप शनाप खर्च करेंगे, मन में आए जैसे खर्च करेंगे। इस दरे खर्ची के आगे अगर गंजे कारून का होता तो भी वफा न करता। सही बात है, जब फालतू का खर्च करोगे, अनाप शनाप ऊल जलूल खर्च करोगे, तो चाहे कारून का खजाना ही क्यों ना हो। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। तो वो जो अमीर आदमी था, उसके पास बेशबहा दौलत थी, बहुत ज़्यादा दौलत। तो ये कह रहा है कि अगर, और उसके खजाने के ताल्लुक से कहता है कि अगर खूब खर्च करो तब भी वो खजाना खाली नहीं होता। लेकिन ये कह रहा है कि अगर जब इस तरीके से खर्च करेंगे, ऊल जलूल खर्च करोगे, तो गंजे कारून भी होता, कारून का खजाना भी होता, तो वो भी वफा ना करता, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाता। कई बरस के अरसे में एक बार की ये हालत हुई कि फ़कत टोपी और लंगोटी बाकी रही। क्या बचा? टोपी और लंगोटी। दोस्त आशना, आशना मान जान पहचान वाले, जो दांत काटे रोटी खाते थे और चमचा भर खून अपना हर बात पर निसार करते थे। ऐसे ऐसे दोस्त होते ना, अरे तेरे लिए तो मैं खून दे दूं, जान दे दूं, ये, और कहने का मतलब है उनको हर चीज़ देता था, हर चीज़। कि चमचा भर खून का मतलब ये कि जो भी मांगते थे उसको मिलता था। खून थोड़ी देते थे, खून पी रहे हो तो खून पी चमचा भर खून देने का मतलब बिल्कुल हर चीज़ दे सकता। और दांत काटने मतलब अपने हलक की रोटी भी उसको दे सकते थे कि भाई अपने नहीं, अपने दोस्त के लिए काम आए। तो वो भी क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, काफूर हो गए, दूर हो गए, सब हो गए। जब दौलत ही नहीं रहेगी तो जो दोस्त आशना रिश्तेदार सब दूर हो जाएंगे। इसलिए दौलत का होना, अपने पास पैसों का होना बहुत लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर ये दौलत अगर हम खर्च कर देंगे तो जो रिश्तेदार आपके अतराफ़ में हैं वो भी भटक जाते हैं। सही बात है, आज के समय, आज भी देख लो, इतने सालों पहले की अगर किस्सा है ये कहीं, तो पहले भी ऐसा ही होता था और अभी भी ऐसा ही होता है। बल्कि राह बाट में अगर कहीं भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुरा कर मुँह फेर लेते। दोस्तों की हालत क्या हुई, आंखें चुरा लेते। क्यों? अब पैसा ही नहीं रहा, आपकी औकात ही नहीं रही। और ऐसा कई एग्जाम्पल आप आपके अतराफ़ में देख लेते हो। और नौकर चाकर खिदमतगार भैले ढेलत ख़ास बर्दाश्त साबित खानी सब छोड़कर चले गए। साबित खानी कहते हैं कि जो सिपाहियों का एक दस्ता खिदमत के लिए लगा होता है, गार्ड, सुरक्षाकर्मी, वो भी छोड़कर चले गए। कोई बात का पूछने वाला ना रहा। और अब कौन पूछेगा हाल, जब धन दौलत ही ख़त्म हो गई तो अब क्या बचा। जो कहे ये क्या तुम्हारा हाल हुआ, अब जो भी कहेगा वो क्या हाल बना लिया यार तुमने, सिवाय गम और अफसोस के कोई रफ़ीक न ठहरा। अब जो रफ़ीक थे, जो दोस्त थे, वो कौन थे? गम और अफसोस। तो जब दौलत को बेतहाशा खर्च करोगे, बुरे कामों में खर्च करोगे, तो एक दिन उसका अंजाम आना ही है। और फिर इसी तरीके से होगा जैसा इन्होंने अक्कासी की है, जैसे इन्होंने नक्शा खींचा है। तो ये अपना टॉपिक था। अब इसका जो कुछ हिस्सा और बचा है तो वो अगली किस्त में इंशाल्लाह आपके सामने ले आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।